अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपना टॉपिक साइंटिफिक मेथड का पार्ट बी स्टार्ट करने लगे हैं। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसीलिए तो हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने जो है पहले पढ़ना है डिडक्शन। डिडक्शन से पहले हमारा ये साइड टेबल रह गया था, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स, कि आप जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, वो आप किस तरह इकट्ठी कर सकती हैं? बुक्स को रीड करके कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग नॉलेज। और बुक्स के अंदर जिस तरह लाइब्रेरी में इस तरह बुक्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर पहले से जो नॉलेज मौजूद होता है उसको पढ़ के भी आप हासिल कर सकते हैं, और फिर उससे क्या करेंगे? फार्मूलेट कर लेंगे, एक हाइपोथेसिस बना लेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिडक्शन। अब डिडक्शन जो क्या क्या है? डिडक्शन में कोई मुश्किल नहीं है, इसमें हाँ ये सिर्फ एक लॉजिकल रिजल्ट होगा। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस में क्या किया था? एक एजुकेटेड गेस था, तुक्का था, पढ़ा लिखा जो फ़र्ज़ की हुई बात थी। उसमें जो है अब डिडक्शन में जो है वो सिर्फ एक लॉजिकल जो है वो आपका रिजल्ट होगा, और हम इसमें इफ़ और देन को ऐड कर देंगे और बस कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। साइंसदान जो हाइपोथेसिस बना चुके होते हैं, फ़र्ज़ की हुई बात होती है, स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको एक लॉजिकल रिजल्ट उससे डेवलप कर देते हैं। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। इन लॉजिकल रिजल्ट्स को क्या करते हैं? इन लॉजिकल रिजल्ट्स को कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है, अगर जिस तरह चिड़िया के पर होते हैं और वो उड़ती है, ये क्या है? ये मिसाल के तौर पर ये हाइपोथेसिस बनाया है। अगर हम इसकी डिडक्शन बनाएं तो हम क्या करेंगे? इसमें इफ़ और देन का इस्तेमाल कर देंगे कि अगर चिड़िया के पर हैं तो इसका मतलब है तमाम परिंदे उड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने इफ़ और देन का इस्तेमाल किया, वो हमारा क्या बन गया? वो हमारा डिडक्शन बन गया। साइंटिस्ट यूजली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ़ देन स्टेटमेंट, के डिडक्शन में क्या होता है? आमतौर पर स्टेटमेंट लगाते हैं इफ़ और देन से जो स्टार्ट होती है। साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट। ठीक है, साइंसदान कहते हैं कि अगर उनकी ये जो है स्टेटमेंट ठीक हो जाती है इफ़ वाली, तो फिर उसके रिज़ल्ट क्या होने चाहिए? अब मिसाल के तौर पर एक पौधा है, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। अब मिसाल के तौर पर एक पौधा है, आपने नोट किया है कि उसके पत्तों का जो कलर है वो येलो हो रहा है। ठीक है, और उसकी ग्रोथ भी रुक रही है और वो ग्रो नहीं कर पा रहा। फिर आपने उसकी मिट्टी खोद के देखी है और उसमें तमाम जो है मालूमात मिलने के बाद आपको पता चला है कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, अगर आप इसकी डिडक्शन बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? आप कहेंगे कि अगर इसमें आयरन की कमी है तो इसके लीव्स जो हैं वो डिसकलर हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो रही है। इसी तरह वो क्या कह रहा है हाइपोथेसिस में कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन सॉइल, कि सॉइल के अंदर अगर आयरन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो क्या होता है? पत्ते के कलर जो हैं, पत्ते के वो डिसकलर हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। जबकि जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? हमें बताते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ठीक है, किस वजह से? आयरन की डेफिशिएंसी अगर सॉइल में हो जाए। अगर हमने इसी हाइपोथेसिस के हमने डिडक्शन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? सिर्फ इफ़ को साथ ऐड करेंगे। इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ कॉजिंग द सिम्टम, वो कहते हैं कि अगर आयरन डेफिशिएंसी से ये तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं। कौन से सिम्टम्स? ये दो सिम्टम्स, कि पत्तों का रंग जो है वो पेल पड़ रहा है और उनकी ग्रोथ भी क्या हो रही है? रुक रही है। फिर हम क्या करेंगे? देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, हम सॉइल में आयरन ऐड करेंगे, विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। आयरन क्या करेगा? क्योंकि पहले आयरन की डेफिशिएंसी थी, अब जब हमने आयरन उसमें डाला तो आयरन ने पत्तों को कलर दे दिया और उसकी प्लांट को ग्रोथ को भी क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया। ठीक है, अब डिडक्शन में हमने सिर्फ इफ़ और देन लगाना है, ये हमारे पास क्या होगा? लॉजिकल रिजल्ट होगा। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। अब साइंसदान जो भी काम करेंगे उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए करके देखना है, प्रूव करना है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है क्या वो ठीक है या नहीं है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का सबसे जो बेसिक स्टेप है
वो यही है, ठीक है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, जितने भी हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करेंगे। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उसमें ज़ाहिर है साइंसदानों ने 5 हाइपोथेसिस बनाया, 5 में से एक हाइपोथेसिस ठीक होगा, बाकी 4 क्या होंगे, इनकरेक्ट साबित हो जाएंगे। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो हाइपोथेसिस गलत साबित हुए हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे, ज़ाहिर है उसको आगे नहीं ले जाने की ज़रूरत, उनको वहीं ख़त्म कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एंड प्रूव्ड वन इज़ एक्सेप्टेड, और जो हाइपोथेसिस सही साबित हुआ है, जिसके मुताबिक आपका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, कबूल कर लेना है कि ये हाइपोथेसिस जो है हमारा ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस को हमने आगे लेके चलना है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, अब जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, जो बिल्कुल ठीक आया है, जिसके मुताबिक रिजल्ट आया है, इसको आगे लेके चलना है और इससे नई चीज़ें, नई बातें बनानी है, ठीक है ना। न्यू डिडक्शन, नई डिडक्शंस हमने बनानी है जो हमारे पास हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक आया है। देन दे परफॉर्म द फर्दर एक्सपेरिमेंट, फिर उस पर वो मज़ीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस, क्योंकि साइंसदानों को कोई भी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक मरतबा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, उनको बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और इस हाइपोथेसिस को दोबारा से उसकी करेक्टनेस देखेंगे, क्या वाकई बार बार एक्सपेरिमेंट करने से इसका रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद आपके पास ये टेबल है, ये टेबल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और MCQs के तौर पर आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या फ़र्क है। साइंसदान जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके पास 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर तजर्बा वगैरह करते हैं, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप जो नॉर्मल होता है, उसके ऊपर कोई तजर्बा नहीं आता। मिसाल के तौर पर आप एक ऑयल बनाते हैं बालों को लंबा करने वाला, अब आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है क्या जो मैंने ऑयल बनाया है क्या वाकई इससे बाल लंबे होते हैं या नहीं होते। आपने 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में कुछ लड़कियां ले लेनी है, दूसरे ग्रुप में दूसरी लड़कियां ले लेनी है, ठीक है। अब आपने जो ए ग्रुप होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। और जो कंट्रोल ग्रुप होगा उस पर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने ए ग्रुप की जो बच्चियाँ होंगी उनको ऑयल देना है, ठीक है। 1 मंथ वो ऑयल यूज़ करेंगी और उसके बाद आपने जो रिज़ल्ट आएगा फिर ए ग्रुप को कंपेयर करना है इसी कंट्रोल ग्रुप के साथ, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को तो आपने ऐसे ही छोड़ा हुआ था, उसको तो आपने कुछ नहीं किया ना, वो नॉर्मल है, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे, देखोगे जो ए ग्रुप है उसमें वाकई बच्चियों के बाल लंबे हो गए हैं, तो आपने क्या इससे रिज़ल्ट जो है वो निकाला है, तो आपने इससे ये रिज़ल्ट निकाला है कि वाकई ये जो हेयर ऑयल है ये कारामद है, ये अपना रिज़ल्ट दिखा रहा है। तो इसमें आपने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में पढ़ा कि साइंसदान जिस ग्रुप पे एक्सपेरिमेंटल करेंगे उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, जिसको वो नॉर्मल रखेंगे कंपेयर करने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। वैन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे अरेंज 2 सेटिंग, तो वो 2 तरह की सेटिंग्स बना लेते हैं। वन इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं जिसको पे वो तजर्बात करेंगे, एंड अदर इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप, दूसरे ग्रुप को क्या नाम दिया उन्होंने, कंट्रोल ग्रुप दिया है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाकई ज़रूरी है या नहीं। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, यू विल अरेंज 2 सिमिलर प्लांट, एक जैसे आपने पौधे लेने हैं, ठीक है, चाहे आप गुलाब का ले लें या कोई और पौधा ले लें, एक जैसे लेने हैं। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, एक पौधे को आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, ठीक है ना, उसको आपने एक पौधे को, वो कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब आप काम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी। आप देखना चाहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं, तो आपने ग्रुप ए को जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोवाइड की, उसको आप धूप में रख लो, बाहर रख लो, खुली हवा में, जहाँ जो है वो ओपन एयर में पड़ा हो, जहाँ उसको तमाम गैसेस जो है ना वो मिलती रहें, तो आपने वहाँ रख दिया, यानी कि उस कंट्रोल ग्रुप को आपने एज ए नॉर्मल ग्रुप लेना।
You notice while you will provide carbon dioxide to the other plant control group, the necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis does not occur in the experimental group. वो कहते हैं जब आपने कुछ दिन के बाद नोट किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, आपने देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं दी थी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है, बट अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप, जबकि कंट्रोल ग्रुप जो है नॉर्मल जो था वो कहाँ पड़ा हुआ था, वो ओपन एयर में पड़ा हुआ था, जहाँ उसे कार्बन डाइऑक्साइड हर चीज़ वाफिर मिकदार में मिल रही थी, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। तो इस तरह कंट्रोल और अनकंट्रोल ग्रुप में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो होगा टॉपिक वो है रिज़ल्ट। अब इसमें साइंसदान क्या करेंगे, इसमें साइंसदान तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें साइंसदान क्या करेंगे, इसमें साइंसदान एक्सपेरिमेंटल करने के बाद तमाम इंफॉर्मेशन जो होंगे वो इकट्ठी करेंगे और क्या करेंगे, और इसमें स्टैटिकल एनालिसिस इसकी करेंगे, यानी कि रेशोज़, प्रपोर्शन, ग्राफ वगैरह बनाना और उसके रिज़ल्ट को समराइज़ करना, शॉर्ट करना, उसका खुलासा बनाना। और उसके अलावा जहाँ जहाँ से भी जिन जिन बुक से साइंसदानों ने इंफॉर्मेशन ली हुई होगी उस बुक का भी रेफरेंस वो अपने इसमें डालेंगे, ताकि उन साइंसदानों के काम को भी एक्नॉलेज किया जाए। और उसके अलावा क्या करेंगे, इसको बुक्स में छपवाएंगे, उसके जर्नल्स में छपवाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह मुनक्किद करवाएंगे, सेमिनार करवाएंगे, जिसमें वो अपना पूरे काम की डिटेल जो है वो लोगों को देंगे। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं उससे वो मालूमात, डाटा से मुराद है मालूमात, वो सारी मालूमात को इकट्ठी करेंगे, ठीक है ना। अब रिज़ल्ट में क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को अब समराइज़ करने का टाइम आ गया। दे यूज स्टैटिकल एनालिसिस, वो स्टैटिकल एनालिसिस यूज़ करेंगे। अब स्टैटिकल एनालिसिस क्या है, ये मैथ्स के साथ रिलेटेड है, मैथ वाले बच्चों को आपको पता होगा, रेशो लेना, प्रपोर्शन, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें ग्राफ वगैरह बनाते हैं टू समराइज़ द रिज़ल्ट, ताकि सम रिज़ल्ट को जो डाटा है उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ किया जाए, उसको उसका खुलासा किया जाए। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस, साइंसदान और क्या करेंगे, उनके पास एक लिस्ट भी में तमाम रेफरेंस को इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे इन द समरी के तौर पर, टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होगी, ठीक है ना। रेफरेंस से मुराद ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपकी 9th क्लास की कोई रिसर्च कर रही हूँ किसी भी टॉपिक पे, तो मैंने 9th क्लास की बुक से मैंने ये टॉपिक लिया है, कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो जब मैं अपनी बुक लिखूँगी मैं बताऊँगी कि मैंने 9th क्लास की बायो की बुक में के पेज नंबर 16 से मैंने ये बात ली थी, ठीक है, ताकि जो इस बुक को लिखने वाले हैं राइटर्स, उनके काम को भी एक्नॉलेज किया जाए। तो साइंसदान भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, जहाँ से वो एक वर्ड भी लेंगे तो वो क्या करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे, बताएंगे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन फ़लाँ बुक से ली है। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। अब साइंसदान क्या करेंगे, पब्लिश करवाने का टाइम आ गया, छपवाने का, बुक्स में छपवाएंगे और साइंटिफिक जर्नल्स। अब साइंटिफिक जर्नल्स की बेटा मैं आपको ये बताऊं कि साइंटिफिक जर्नल्स बस आप ऐसे समझें कि ये एक वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जहां मुख्तलिफ साइंसदान अपने कामों को, जो भी काम करता है वो इन वेबसाइट्स पे अपने कामों को भेजता है, ताकि वहाँ जो मुख्तलिफ साइंसदानों की टीम्स बैठी हों वो क्या करती हैं, वो चेक करती हैं इन कामों को, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई बच्चा एमफिल भी करता है ना, तो एमफिल में भी जब भी रिसर्च का काम होगा उसमें वो अपना रिसर्च वर्क इन जर्नल्स में भेजेगा, ठीक है। ये वेबसाइट्स होती हैं। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, और जो फाइंडिंग, जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, जो पब्लिश करवा चुके होते हैं, उसको दूसरे साइंसदानों के साथ भी वो क्या करते हैं, अब शेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट्स बनाती हैं एंड गेव प्रेजेंटेशन। अब जिस तरह आप लोग, आपको क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाए, अब ये वो मरहला है जिसमें साइंसदान सबसे पहले रिपोर्ट बनाएंगे। आपको टीचर कहती हैं कि कल आपने क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप पहले क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे ना, रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपने प्रेजेंट करके दिखाना है क्लास में। लेकिन यहाँ साइंसदान कहाँ करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग और सेमिनार्स में, जो बैनुल अक़वामी सतह पर, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जो सेमिनार होते हैं और जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें जाके अपने काम को प्रेजेंट करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमने इस तरह काम किया है, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत वर्डिंग मुश्किल है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है बेटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।